जय हिंद। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 28 मार्च 2025 से संबंधित प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और तमाम जानकारी हमेशा की तरह यहाँ पर विस्तृत तौर पर मैं आपको देने वाला हूँ। तो पूरे वीडियो को आप सभी ध्यान पूर्वक देखेंगे। सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था। ये प्रश्न था कि बिहार के किस जिले के राहुल श्रीवास्तव को रशिया में आयोजित होने वाले वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप 2025 के लिए भारतीय टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है। तो ये रहने वाले हैं बिहार के वैशाली के। अतः विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, एक जानकारी आप सबों को दे दूं, जितने भी लोग पहली बार इस सीरीज से जुड़े हैं, आप इस बात का ध्यान रखेंगे, ये करंट अफेयर्स की डेडिकेटेड सीरीज बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं जो बिहार से संबंधित हैं, आप निश्चित तौर पर यहाँ पर रेगुलर वे में क्लास को फॉलो करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। दोबारा किसी भी सोर्स पर आपको आश्रित रहने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इसका पीडीएफ भी आपको एप्लीकेशन पे उपलब्ध करा जाता है। आप वहां पर डेली, मंथली और ईयरली बेसिस पर पीडीएफ को प्राप्त करके अपनी तैयारी को सुचारू रूप से संचालित कर सकते हैं। सेशन की शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि बिहार में निम्न में से कहां आगामी 5 अप्रैल 2025 को एक दिवसीय मगही महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। राइट जो आंसर है यह है विकल्प नंबर यहाँ पर ए, यानी कि बापू टावर, जो कि गर्दनी बाग पटना में है, जिसका हाल ही में पिछले साल उद्घाटन हुआ था नीतीश कुमार के द्वारा। ये भी अपने आप में एक प्रश्न है। वो तिथि आपसे पूछा जा सकता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बापू टावर बिहार पटना में जो है वो कहाँ पर है, तो गर्दनी बाग में है। आइए इसको लेकर डिटेल जानकारी जो आपके समक्ष हमने रखा एक एक करके देखते हैं। तो बिहार की राजधानी पटना में आगामी 5 अप्रैल को मगही भाषा, साहित्य, संस्कृति, सिनेमा, लोक कला, लोक गायन, इतिहास, पुरातत्व का एक दिवसीय उत्सव आयोजित किया जाएगा। ये मगही महोत्सव के रूप में आयोजित होगा और आपको ध्यान रखना है, यह पटना के गर्दनी बाग स्थित बापू टावर में इसका आयोजन किया जाएगा। ये एक दिवसीय आयोजन है और ये 5 अप्रैल को आयोजित होगा। अच्छा, तस्वीर में जो आप यहाँ पर देख रहे हैं यही है बापू टावर। इस महोत्सव के उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य मगही लोक भाषा, साहित्य, संस्कृति और संगीत आदि को बढ़ावा देना है। अच्छा, बिहार के संदर्भ में किसी भी त्योहार, उत्सव, महोत्सव आदि की बात करें तो ये आपके बिहार से संबंधित एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार आपके बीपीएससी एग्जाम में थावे महोत्सव से संबंधित प्रश्न पूछा गया था और इसी प्रकार से डिटेल में जानकारी हमने आपको दिया था, जो कि गोपालगंज में आयोजित हुआ। ये बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, पिछली बार ही पूछा गया है। तो ये तमाम बातों को एकदम अच्छी तरीके से पढ़िएगा, समझिएगा। जो चीजें खास करके आपके समक्ष यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में हम रख रहे हैं उस पर अच्छी तरीके से ध्यान केंद्रित कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि सर आपका पढ़ाया हुआ एग्जाम में आया ही नहीं। क्योंकि उसमें अधिकतर लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि सर एकदम हूबहू जो आपने पढ़ाया वही आया। तो डिफरेंस यहाँ पर यही है कि जो लोग बोलते हैं कि सर नहीं आया, वो लोग सिर्फ और सिर्फ प्रश्न पे फोकस करते हैं, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन इतनी मेहनत से आपके लिए हम एकत्रित करते हैं, इन सभी को ध्यान पूर्वक पढ़िए। निश्चित तौर पर ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो भी चीजें खबरों में रहती है वो तो आपको बताना ही है। और बीपीएससी का भी जो बदलता हुआ स्वरूप है या फिर बिहार के कोई भी एग्जाम का, जहां पर प्रश्न जो खबरों में रहती है उससे रिलेटेड तथ्य भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो संबंधित तथ्यों का भी हम बखूबी ध्यान रखते हैं इस सीरीज में। देखिए, मगही की बात हुई। मगही अगर भाषा की बात करें तो भारत के मध्य पूर्व में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है। जैसे कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, सामान्यतः बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में ये बोली जाती है। देखिए, मगही भाषा का निकटतम संबंध जो है ये मूल रूप से, अगर निकटतम संबंध की बात करें तो मैथिली और भोजपुरी भाषा से है। इसे देवनागरी या फिर कैथी लिपि में लिखी जाती है। अच्छा, आपको मालूम है कि बिहार में इस समय जमीन सर्वे का काम हो रहा है और उसमें कई डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो कि कैथी लिपि में लिखे हुए हैं। अच्छा, इसको लेकर बहुत सारी चीजें आपने देखा होगा कि समझ में नहीं आती कुछ लोगों को, तो इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग भी दिया गया था। तो यही वो कैथी लिपि है। इसको लेकर यहाँ पर जानकारी आपके बीच रखा गया है कि ये इसी लिपि में लिखा जाता है। तो जमीन सर्वे आदि को लेकर के जो डॉक्यूमेंट वगैरह बहुत पुराने हैं वो इस लिपि में है, जो पहले समय बहुत ज्यादा प्रचलित था। फिलहाल इतनी बातें
यहाँ पर ध्यान रखिए। अच्छा, मगही भाषा को लेकर ये विशेष बात जो यहाँ पर हमने आपके बीच रखा है, किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है, ये इंटरव्यू तक आपकी मदद कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बात यहाँ पर हम कर रहे थे बापू टावर की। देखिए बापू टावर को तो आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं, लेकिन इसके उद्घाटन की बात करें, देखिए यहाँ पर हमने आपको जानकारी दिया था बापू टावर का उद्घाटन गर्दनी बाग पटना में 2 अक्टूबर 2024 को नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अच्छा, बापू परीक्षा परिसर कुम्हरार पटना में है। 23 अगस्त 2023 को इसका उद्घाटन हुआ था। अच्छा, इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है कई लोगों को, इसको याद रखने का हमने ट्रिक आपको बताया था। जैसे बापू टावर की बात करें और बापू परीक्षा परिसर की बात करें, तो इनमें सबसे पहले बात कीजिए बापू टावर की। देखिए टावर जो होता है वो ऊंचा होता है। देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं तस्वीर में, ये काफी ऊंचा है और गर्दनी भाग में एक शब्द प्रयोग हुआ है गर्दन। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें हिंट निकाल सकते हैं। तो गर्दन भी ऊंचा होता है और टावर भी, इस तरह से रिलेट करके आप एकदम आसानी से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद बापू परीक्षा परिसर कुम्हरार पटना में है। चलिए अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न है आपके समक्ष कि बिहार के किस पावर लिफ्टर ने 20 से 27 मार्च 2025 तक दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच दिया है। राइट आंसर है यहाँ पर जो पूछा गया है बिहार के किस पावर लिफ्टर ने, तो इनका नाम है झंडू कुमार, यानी कि विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको बता दूं यहाँ पर कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स का यह दूसरा संस्करण है जो कि 20 से लेकर 27 मार्च 2025 तक दिल्ली में 3 स्थानों, जिनमें कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम और डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित किया गया। इसका शुभंकर अगर हम बात करें तो यह है उज्ज्वला। अच्छा, ये तमाम बातें हम आपको 2-3 क्लास पहले भी दे चुके हैं। फिलहाल यहाँ पर इस पदक के कारण ये खबरों में आया है, तो पुनः से इसकी चर्चा हमने किया है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें खेलो इंडिया पैरा गेम्स में कौन कौन से खेल शामिल हैं, जो 6 खेल की विधाएं शामिल है, इनमें तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और पावर लिफ्टिंग और साथ साथ पैरा शूटिंग आदि शामिल है। कुल मिलाकर 6 खेल इसमें शामिल है। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पर तो इसमें बिहार के पावर लिफ्टर झंडू कुमार और पंजाब की पावर लिफ्टर सीमा रानी क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में इन दोनों ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच दिया। बात करें अगर हम झंडू कुमार की, जिन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं, तो इन्होंने एलिट यानी कि 72 किलोग्राम वर्ग में 206 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वहीं पर सीमा रानी ने 61 किलोग्राम वर्ग में 97 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तो पुरुष और महिला दोनों वर्गों को लेकर यहाँ पर आपको चीजों को ध्यान रखना है। बिहार के हैं झंडू कुमार और पंजाब की पावर लिफ्टर है सीमा रानी। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट हमसे मिस हुआ, वो हमने नहीं लिखा है। झंडू कुमार के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार के किस जिले के निवासी हैं, तो बिहार के नालंदा जिले के निवासी हैं। नालंदा में एक जगह है हरनौत, वहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, हरनौत बहुत पॉपुलर जगह है। आप लोगों को मालूम है कि मौजूदा मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है बिहार के, जो 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, इनका भी जो पैतृक गांव है यह हरनौत ही है जो नालंदा में है। तो इस लिहाज से आई होप आप इसे याद रखेंगे। चलते हैं दूसरे प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले जो बात हम कर रहे हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स की, इसको लेकर कंप्लीट जानकारी वही सारी यहाँ पर आपके बीच है, ध्यान रखेंगे। ये अभी हम आपको बतला चुके हैं। अच्छा, इसका पिछले संस्करण की बात करें तो ये 2023 में 10 से 17 दिसंबर तक नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। इसका भी शुभंकर था उज्ज्वला, जो कि एक गोरैया पक्षी से प्रेरित है। गोरैया बिहार की राजकीय पक्षी है, आप यहाँ पर इसके शुभंकर को देख सकते हैं। अच्छा, पहले संस्करण में हरियाणा शीर्ष पर रहा था। अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न है कि अगले माह अप्रैल 2025 में आयोजित होने वाले प्रथम भारत अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास एकीमे की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा। ये नौसैनिक अभ्यास है जो भारत और अफ्रीकी देशों के बीच आयोजित होना है। अभ्यास का नाम है एकीमे, जो कि आपको ध्यान रखना है इसकी मेजबानी करेगा तंजानिया। अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में अपने मित्र देशों के साथ मिलकर सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए 10 अफ्रीकी देशों के साथ
13 से लेकर 18 अप्रैल तक तंजानिया के तट पर या फिर तंजानिया तट के पास एकिमे नामक एक प्रमुख नौसैनिक अभ्यास करेगा। ये ध्यान रखिएगा, भारत और 10 अफ्रीकी देशों के बीच ये 13 से लेकर 18 अप्रैल 2025 तक ये एकिमे युद्धाभ्यास जो कि यहाँ पर आयोजित होगा। ठीक है, कहाँ पर? तो तंजानिया के तट पर। अब आपको जानकारी यहाँ पर ये दे दूं, यह कार्यक्रम तंजानिया के दार एस सलाम में आयोजित किया जाएगा और इस अभ्यास के पहले संस्करण की मेजबानी भारतीय नौसेना और तंजानिया पीपुल्स डिफेंस फोर्स द्वारा की जा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पर हो जाता है। आपसे यहाँ केवल पूछा गया था किस देश द्वारा किया जाएगा, तो यहाँ पर तंजानिया हमने लिखा, चूंकि तंजानिया में ही इसका आयोजन होना, दिए गए विकल्पों में से तंजानिया राइट आंसर था। अच्छा, इस अभ्यास का जो नाम दिया गया, ये अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट यानी कि एकिमे नाम दिया गया यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, संस्कृत में एकिमे का जो अर्थ होता है, इसके बारे में कहा जाता है कि इसका अर्थ होता है एकता, जो कि यह अभ्यास एकता का प्रतीक है और दोनों मतलब दोनों नहीं बल्कि यहाँ पर भारत और जो 10 अफ्रीकी देश हैं ये इस अभ्यास को इस पर्पज से भी आयोजित कर रहे हैं कि जो सुरक्षा है उसको मतलब सुदृढ़ किया जाए। ठीक है, तो इसी पर यह केंद्रित है और यहाँ पर आयोजित हो रहा है। अच्छा, जो 10 अफ्रीकी देश इस अभ्यास में जो बहु राष्ट्रीय अभ्यास है इसमें जो भाग लेंगे, इसमें तंजानिया, कोमोरोस, जिबूती, इरिट्रिया, केन्या, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशेल्स और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। इस अभ्यास से लेकर कुछ और भी नई अपडेट अगर एग्जाम पर्पज से निकल कर आएंगे तो वो चीजें आपको हम अवश्य बतलाएंगे। फिलहाल चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि हाल ही में 19 मार्च 2025 को कौन सा भारतीय राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य बना या फिर भारत का पहला राज्य बना है? राइट आंसर यहां पर हो जाएगा विकल्प नंबर बी यानी कि केरला। आपको बता दूं, केरल के पिनराई विजयन सरकार ने हाल ही में 19 मार्च 2025 को राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग अधिनियम 2025 पारित कर वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना की है। दरअसल इस आयोग की बात करें, अच्छा पहले तो यही ध्यान रखें कि ऐसा करने वाला जो केरल है ये भारत का पहला राज्य बना है। अच्छा, इस आयोग का मुख्य उद्देश्य 60 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु के जो व्यक्ति होंगे इनके कल्याण, संरक्षण और पुनर्वास को इसके तहत सुनिश्चित किया जाएगा। इसी उद्देश्य को लेकर अभी हाल ही में केरल द्वारा ये वरिष्ठ नागरिक आयोग का स्थापना किया गया है और पूरे भारत में पहली बार है जब ये आयोग स्थापित किया गया है केरल में। तो इतनी सारी बातें फिलहाल यहाँ पर है, ध्यान रखिए। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं हमारे जितने भी करंट अफेयर्स के स्टडी मटेरियल, नोट्स, टेस्ट सीरीज आदि होते हैं, आप बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इस कोर्स के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ये एक नाम मात्र की फी पर उपलब्ध है। आप यहाँ पर अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से एप्लीकेशन के माध्यम से संचालित कर सकते हैं। अच्छा, जो लोग ऑलरेडी एप्लीकेशन पर कोर्स लिए हुए हैं आप लोग मटेरियल डाउनलोड कीजिएगा। 2025 वाला जो मंथली करंट अफेयर्स है जनवरी और फरवरी का, वो अपडेट नहीं हुआ है, वो जल्द ही अपडेट हो जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि डेली वाला वो अपडेट हो रहा है, मंथली वाला में थोड़ा सा देरी होगा, वो जल्द ही आपको मिलने जा रहा है। ठीक है, तो जो लोग इच्छुक हैं जरूर ज्वाइन कीजिए और आज ही अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए। चलिए, पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहां जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य विषय पर पहला सागरमाथा संवाद आयोजित किया जाएगा? ये इसका पहला संस्करण होगा जो आयोजित होगा सागरमाथा संवाद का, ये यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर है काठमांडू में ये आयोजित किया जाएगा। अब आपको बता दूं कि नेपाल सरकार 16 से लेकर 18 मई 2025 तक काठमांडू में जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का विषय या फिर मानवता का भविष्य, इस विषय अर्थात इस थीम पर पहला सागरमाथा संवाद आयोजित करेंगे। यानी कि यहाँ पर अगर हम इस पहले संस्करण की बात करें सागरमाथा संवाद की, इसका थीम क्या होगा? तो जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य, इस थीम पर ये खास करके संवाद आयोजित होना है, जो पहला संस्करण इसका होगा। यह आयोजन नेपाल सरकार द्वारा पहाड़ों के लिए वैश्विक स्तर पर आवाज उठाने का एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर आपको मैं जानकारी दे दूं, खास करके जो हिमालय पर्वत है, जो उसकी चोटी एवरेस्ट की चोटी है, तो बहुत सारे यात्री जो मतलब जो टूरिस्ट होते हैं, टूरिस्ट तो नहीं बोले, जो पर्वतारोही होते हैं जो इस पर चढ़ाई करते हैं, तो वो बहुत गंदा कर देते हैं, जो सामग्री वगैरह लेके जाते हैं तो
बहुत गंदा होता है। इसको लेकर बाकायदा हमने एक वीडियो में जानकारी भी दिया था। इसको लेकर नेपाल सरकार एक योजना भी चलाई थी साफ करने को लेकर, साफ सफाई को लेकर। तो फिलहाल हो सकता है कि यह संवाद यही सारे विषयों पर आधारित होगा। आने वाले समय में जब ये आयोजित होगा तो वहां पर जो चीजें निकल कर आएगी वो आपको हम अवश्य बतलाएंगे। फिलहाल यहाँ पर जो प्रतीत होता है कि नेपाल सरकार द्वारा पहाड़ों के लिए वैश्विक स्तर पर आवाज उठाने का ये एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है। द्विवार्षिक यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष पे इसका आयोजन होगा। अभी 2025 में आयोजित हो रहा है, मतलब होगा, तो नेक्स्ट जो होगा वो 2027 में होगा। अच्छा, सागर माथा संवाद की घोषणा जो हुई थी ये पहली बार 2019 में ही केपी शर्मा ओली की जब सरकार थी तब की गई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे रद्द कर दिया गया था। ये भी यहाँ पर ध्यान आप लोग रखेंगे। 2019 में पहली बार इसे मतलब आयोजित करने की घोषणा हुई थी। देखिए, माउंट एवरेस्ट की यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी और यह दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है और यह तिब्बत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। अब यहाँ पर मैं जानकारी आपको इसलिए भी दे रहा हूँ क्योंकि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से स्थानीय लोग संबोधित करते हैं। वहीं पर तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। ये भी यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे। जो माउंट एवरेस्ट है ये हिमालय में आता है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत भी है। इस लिहाज से इस पॉइंट को ध्यान रखें। माउंट एवरेस्ट का जो नाम है ये जॉर्ज एवरेस्ट जो कि इंग्लैंड के थे, इनके नाम पर रखा गया, जो कि 1830 से लेकर 43 तक भारत के ब्रिटिश सर्वेयर जनरल थे। वे हिमालय पर्वत को मापने वाले पहले व्यक्ति भी थे। इस चीज को हमने डिटेल में भी आपके समक्ष यहाँ पर आगे रखा है। ये सभी अपने आप में एक प्रश्न है जहां से एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, यहाँ पर वही हमने लिखा है कि सर जॉर्ज एवरेस्ट जो कि इंग्लैंड इन्हीं के नाम पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नाम पड़ा है। हालांकि नेपाल में स्थानीय लोग इसे सागर माथा कहकर संबोधित करते हैं और आपको ये ध्यान रखना जिसका अर्थ होता है हिंदी में स्वर्ग का शीर्ष, इस नाम से नेपाल में जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले अगर हम पहले इंसान की बात करें तो ऑकलैंड के सर एडमंड हिलेरी थे। इन्होंने नेपाल के पर्वतारोही शेरपा तेंजिंग नोर्गे के साथ मिलकर 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर विजय प्राप्त की थी। आप इन्हें यहाँ पर सर एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग नोर्गे को तस्वीर में देख सकते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय की, पहले महिला की, 2 बार चढ़ने वाली महिला की, पहली दिव्यांग महिला की, तो क्रमशः यहाँ पर ये तमाम बातें आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। अच्छा, इन सब के अतिरिक्त और भी जानकारी है। अगर हम बात करें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले महिलाओं की, तो दुनिया की पहली महिला है जुंको ताबेई जो कि जापान की थी। ये 1975 में चढ़ी थी। पहली भारतीय महिला बचेंद्री पाल जो कि उत्तराखंड भारत की, ये 1984 में चढ़ी थी। सबसे कम उम्र की लड़की की अगर हम बात करें तो मालव नाथ पूर्णा जो कि तेलंगाना की 2014 में। इसी प्रकार से सबसे उम्रदराज महिला, 2 बार चढ़ने वाली महिला जो है ये संतोष यादव, ये हरियाणा की है। 1992 और 1993 में चढ़ी थी, क्रमशः लगातार 2 वर्ष। दुनिया की पहली विकलांग महिला की अगर हम बात करें तो अरुणिमा सिन्हा जो कि उत्तर प्रदेश के 2013 में चढ़ाई की थी। सबसे उम्रदराज महिला में ज्योति आत्रे, ये मध्य प्रदेश की है। तो ये सभी अपने आप में प्रश्न है। कोई भी एग्जाम